एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 42 साल है, वो अपने दोस्त के पास बैठा हुआ था। अपने दोस्त से कहता है कि तुम मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई है, मुझे अपनी पत्नी को फ़ोन करना है, तो मुझे 2 मिनट के लिए तुम्हारा फ़ोन मिलेगा? तो दोस्त कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरा फ़ोन ले लो। तो फ़ोन ले लेता है और फ़ोन लिख के वो मैसेज करता है अपनी पत्नी को। उसने शुरुआत में ऐसे लिखा कि जैसे वो लड़का मैसेज कर रहा हो, ना कि उसका पति मैसेज कर रहा हो। शुरुआत में लिखता है, भाभी जी आप कैसे हैं? आपने खाना खा लिया? आप बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। इस टाइप के मैसेज करता है। सामने से जो लड़की है, जो औरत है, वो भी रिप्लाई करने लगती है। और धीरे धीरे जब बात होने लगती है मैसेज के थ्रू, तो वो बात बढ़ते बढ़ते आगे पहुंचकर ये लास्ट में लिखता है, आई लव यू भाभी जी। उसके बाद में वो औरत सामने से कुछ देर बाद, कुछ मिनट बाद रिप्लाई करती है, आई लव यू टू, यानी कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। तो इतने से उसके मन में शक आता है, और वो शक की सुई इस कदर बढ़ती है कि वो एक मर्डर करता है अपनी वाइफ का। और वाइफ का मर्डर करने से पहले 5 या 4 बार वो दृश्यम मूवी देखता है। और इस मर्डर केस में ये साफ फाइनल हो चुका है कि शायद इस लड़के को सजा नहीं होगी, क्योंकि इसने मर्डर ही इस तरीके से किया है। ये सामने आ चुका है कि मर्डर इसी ने किया है, लेकिन शायद सजा से बच जाएगा, क्योंकि कानूनी दांव-पेच बहुत होते हैं। और क्यों बच जाएगा, इसी कहानी में आगे बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अमर चौहान हाजिर हूं एक और क्राइम वीडियो लेके आपके सामने। अगर क्राइम वीडियो अच्छी लगती है, आपको पसंद है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी कहानियां सुनने को मिलेंगी जिनको देख के और सोच के आप हैरान हो जाएंगे। और पूरी कहानी सुन के जाइएगा, आपको पता चलेगा कि परफेक्ट मर्डर केस कैसे होता है। क्योंकि इसमें पुलिस ने पता तो कर लिया, लेकिन आज भी पुलिस के पास कोई खास सबूत नहीं है, ऐसा सुर्खियों से पता चला है। तो चलते हैं कहानी की ओर। यह सच्ची घटना हम महाराष्ट्र के एक शहर पुणे, तारीख 28 अक्टूबर 2025। एक व्यक्ति का नाम है समीर, जो वेल्डिंग वगैरह का काम करता था। लगभग दोपहर का समय था। मालवाड़ी पुलिस स्टेशन के सामने बैठकर चुपचाप रो रहा था। किसी की नजर उसके ऊपर पड़ती है और वो बार बार उसको देख रहा था, लेकिन किसी से बात नहीं कर रहा था। और जब बहुत देर उसे वहां बैठकर रोते हुए हो जाती है, तो वो आदमी पास में आता है, कांस्टेबल, और कहता है कि क्या बात है। तो वो उसे बताता है जो उसकी प्रॉब्लम होती है। वो कहता है कि साहब को अंदर जाके बताओ, साहब को जो भी बात है सारी उनको बताओ। जो बड़े साहब हैं वो उनको पास बुलाते हैं और बुला के पूछते हैं कि क्या दिक्कत है। तब वह उसे शुरू से बताना शुरू करता है। उसने बताया कि 26 अक्टूबर दोपहर 2:15 से मैंने अपनी पत्नी को नहीं देखा, वो गायब है घर से। और 2 बच्चों की माँ है, और घर पे मेरी एक बूढ़ी माँ भी है, बच्चे भी हैं, सब कुछ घर पे रहते हैं, लेकिन वो गायब है। 26 अक्टूबर से मैं उसे ढूंढ रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कहां चली गई। 28 अक्टूबर हो चुका है, 2 दिन से गायब है। ये पता करना मुश्किल हो रहा है। और आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो बिना बताए कहीं गई हो। तो पुलिस वाले अपनी जांच पड़ताल आगे बढ़ाने के लिए उससे कहते हैं कि हमें जो तुम्हारी जो भी शिकायत है वो रिटन में लिख के दो, ताकि हम कार्रवाई को आगे बढ़ा सकें। एक एप्लीकेशन लिख के एफआईआर दर्ज कराता है लड़का। एफआईआर दर्ज कराने के बाद में पुलिस वाले उसको आश्वासन देते हैं कि हम अपना काम करेंगे, और वो अपने काम में जुट जाते हैं। कुछ टाइम तक वो काम मेहनत और मशक्कत से करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो ढीले पड़ जाते हैं। जब वो ढीले पड़ जाते हैं, तो वो रोज आया करता था और पुलिस स्थान पे आके बैठ के बात करता था, मेरी पत्नी के बारे में कुछ हुआ या नहीं हुआ, और फिर बाद में काम पे चला जाया करता था। ऐसे ही 26 से 27, 28, 29, 30, 31, 1 और 2 नवंबर आ गया। रोज वो थाने में आता, आते हुए वो पूछता कि मेरी पत्नी के बारे में कुछ पता चला, और फिर जब वो पुलिस वाले मना कर देते, तो वो वापस चला जाता अपने काम पर। जब पुलिस ने समीर का बयान लिया, तो उसने बताया कि उसकी जो पत्नी है, राजगढ़ थाना अक्षेत्र गोकवाड़ी के पास सिंघावाड़ी एक एरिया पड़ता है, वहां से गायब हुई है, उसके बाद नहीं मिली। ये जो बता रहा था, ये वो 3 तारीख को दोबारा फिर बता रहा था। ये बात वहां खड़े हुए एक डीसीपी सुन रहे थे। वो उसकी बात को सुन रहे थे, लेकिन कुछ ज्यादा एक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन जब वो काफी टाइम तक वहां खड़े हुए रोता रहता है कि मेरी पत्नी को ढूंढ दो, मुझे नहीं पता कहां चली गई है, तो डीसीपी साहब भी उसके अपने पास बुलाते हैं और उससे बातचीत करते हैं। जब उसे बातचीत करते हैं, तो वो कई चीजें मिस करता है और कई चीजें बातचीत में बदल देता है। जो उसने पहले एफआईआर दी थी, उसमें
और जो डीसीपी साहब को बताया उसमें काफी चीजों की फर्क था। डीसीपी का नाम था संभाजी कदम। तो उसके व्यवहार को डीसीपी साहब नोट करते हैं, सब कुछ देखते हैं, और जब वो कहते हैं कि ठीक है तुम थोड़ी देर बाहर बैठ जाओ, हम आपस में बात करके और तुम्हें अंदर बुलाएंगे। डीसीपी के कहने पे वो बाहर बैठ जाता है, और बैठने के बाद में वो अंदर बातचीत करने लगता है। डीसीपी जो पुलिस इंस्पेक्टर है उससे कहता है कि देखो, मुझे इसकी हरकतों से लग रहा है कि ये मर्डर किसी और ने नहीं, इसी ने किया है। अब इस पे पता करो कि इसकी पत्नी कहां है, अगर मर्डर हो चुका है तो वो किसने किया है, क्योंकि मेरा पूरा पूरा शक है, मैं पूरा पूरा अंदाजे से बता सकता हूं कि इसका मर्डर, जो इसकी वाइफ है उसका मर्डर हो चुका है और इसी ने उसका मर्डर किया है। अब ये सिर्फ उसे लापता होकर अपने आप को बचाना चाहता है। इतना सुनने के बाद में एफआईआर पे तेजी से काम होने लगता है, क्योंकि ऑर्डर डीसीपी साहब के आ चुके थे, और उसको दोबारा अंदर बुलाया जाता है। अंदर बुलाने के बाद में बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद में वो जो इंस्पेक्टर है उसको चार्ज करने लगता है, थोड़ा सा उसे डांटने लगता है, डांट फटकार होती है। तो जब डांट फटकार होती है वो अपने बयान से नहीं बदलता। फिर काफी देर इन्वेस्टिगेशन उसी से होती रहती है। आखिरकार उसे टॉर्चर करना पुलिस शुरू कर देती है, थोड़ा सा मारपीट करना शुरू करती है ताकि ये सच्चाई को, राज को उगले। जब उसके साथ काफी मारपीट होने लगती है और उसे टॉर्चर किया जाता है और उसे बेबस किया जाता है कि वो सच्चाई बताए, तब वो कहता है कि देखिए साहब, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अब पुलिस को अधिकार नहीं है, मैं एफआईआर लिखवाने आया हूं, मैं कोई गुनाहगार नहीं हूं, मैं कोई हत्यारा नहीं हूं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने दृश्यम फिल्म में देखा है, और 4 बार मैंने दृश्यम फिल्म देखी है, उसमें भी अजय देवगन को पुलिस ने कुछ नहीं कहा, मारपीट भी तब की जब ऊपर से ऑर्डर आए। इसलिए तुम मुझे, जब तक ऊपर से कोर्ट से ऑर्डर ना आ जाए, तुम मुझे रिमांड पर नहीं ले सकते। इतना सुनना था, पुलिस इंस्पेक्टर को कंफर्म हो गया कि हत्यारा कौन है, क्योंकि यहां पर वो वही डायलॉगबाजी कर रहा था जो दृश्यम फिल्म में अपनाई हुई थी अजय देवगन ने। तो उसके बाद में उसी को बेस पकड़ते हुए ये आगे बढ़ता है, लेकिन पुलिस टॉर्चर करना, अपना रिमांड लेना शुरू करती है, और जब रिमांड लेती है तो आखिर में ये टूट जाता है। समीर को जब पुलिस टॉर्चर करने लगती है हद से ज्यादा, तो समीर कहता है कि देखिए साहब, अब मैं आपको सच्चाई बताता हूं। वो कहता है कि मेरी पत्नी का, मेरा एक दोस्त है सहतेज पाटिल, उसके साथ में अफेयर चल रहा था। मुझे शक हुआ, मैंने उसको के मैसेज किया उसके फोन से, और मैंने जब आई लव यू का मैसेज भेजा तो मुझे सामने से आई लव यू टू का रिप्लाई आया। तो उसके बाद में जब मुझे ये शक हो गया कि मेरी पत्नी इसके साथ में है, तो मैंने उसको से साथ बातचीत करना शुरू किया। उसको ऐसा दिमाग में बैठ गया था मेरे कि मैं क्यों ना इसको रास्ते से हटा दूं। मैंने प्लान बनाया, पुणे से लगभग 40 किलोमीटर दूर गोगलवाड़ी के पास में एक गोदाम लिया और वहां पे भट्टी लगाना शुरू किया, क्योंकि ये मैं जो काम करता हूं वो एक लोहे का मिस्त्री का काम करता हूं और मुझे भट्टी की जरूरत पड़ती है। तो मैंने वहां पे 1 महीना पहले भट्टी लगाई, और भट्टी लगा के मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया। एक दिन 26 अक्टूबर का समय था, तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि चलो मेरे साथ घूमने चलो, और उसके बाद में वो मेरे साथ घूमने चली। तो जब हम रास्ते में जा रहे थे तो काफी दूर एक होटल आया। होटल पे जाने के बाद में हमने कहा कि कुछ खा पी लेते हैं, तो उसने कुछ खाना पैक करवाया, और खाना पैक करवाने के बाद में उसने कहा कि पैक करवाते हैं, क्योंकि जहां हम जा रहे हैं घूमने के लिए, तुम्हारा जो गोदाम है, गोदाम देखने के लिए, हम वहां पे बैठ के खाएंगे। तो गोदाम में हम दोनों पहुंचते हैं और बैठ के खाना खाने लगते हैं। जैसे ही मैंने वो खाने में व्यस्त हुई, मैंने तुरंत ही उसके ऊपर अटैक किया, उसके गले को दबा दिया, और गले को तब तक दबा के रखा जब तक उसकी सांस ना निकल गई। मैंने गला दबाने से पहले कभी उससे ये नहीं पूछा कि तुम्हारा उसके साथ क्या अफेयर है। बस मेरे दिमाग में ये आ चुका था कि इनका अफेयर है, इसलिए इसको रास्ते से हटा देना है। उसके बाद में जब मैं उसका मर्डर कर दिया, तो उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए मेरे पास में जो भट्टी थी जिसमें मैं लोहा पिघलाता था, वो इतनी बड़ी थी कि उसमें आदमी भी आ सकता था। तो मैंने उसकी लाश को उसमें डंप किया, उसमें डाल दिया, और डालने के बाद में उस नीचे से आग जला दी और पूरी बॉडी को मैंने चकनाचूर कर दिया। जब बॉडी की राख बन गई तो राख निकाल के मैं पास ही की जो नदी है, नदी में जाके बहा दिया। और अब उस वापस आगे जो मेरी भट्टी थी लोहे की, वो भट्टी भी मैंने एक लोहे के जो खरीदने वाले आते हैं, लोहा खरीदने वाले, उनको बेच दी है। कोई सबूत नहीं है लाश कहां है। और ये मूवी देखकर मैंने प्लान बनाया था।
तो इतना सुनने के बाद में उसको अरेस्ट किया जाता है, उसके ऊपर एफआईआर चल रही है और केस दर्ज हो चुका है। लेकिन यहां पे एक खास बात ये आती है, मैंने जैसे आपको शुरुआत में कहा कि शायद उसको सजा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें ना तो कोई बॉडी है, ना कोई बोन है कि शरीर की कोई हड्डी बच गई हो पुलिस के पास में, ना कोई प्रूफ है और ना ही कोई आई विटनेस है। पुलिस को दिए हुए बयान, जो हम पुलिस को बयान देते हैं, वो एडमिसिबल नहीं होते कोर्ट के अंदर। वहां जाके गवाह अपने बयान को बदल सकता है, क्योंकि जब वकील बीच में आ जाएंगे तो बहुत सारे लूप होल निकाल लेंगे जो कि इसमें भरे पड़े हैं। लूप होल काफी सारे हैं, क्योंकि कोई भी सबूत है ही नहीं, सिर्फ एक उसकी खुद की विटनेस जो खुद गवाही दी, उस गवाही के सिवाय कोई प्रूफ नहीं है। तो ऐसे केस में अक्सर वकील उसे बचा ले जाएंगे, ये बात तो कंफर्म है। क्योंकि इतना कुछ हो गया, लेकिन किसी ने उसको आते हुए जाते हुए, वाइफ को जाते हुए किसी ने सड़क पर नहीं देखा। हालांकि पुलिस का कहना है कि हमारे पास में कुछ ऐसे ठोस सबूत हैं जिसके वजह से उस आदमी को सजा हम करा सकते हैं। अब क्या होगा इसमें केस में, मैं आने वाले समय पे अपडेट देता रहूंगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।